हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12। देखो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। 11 जब मैंने आपको 11th चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि आपका 11, 12 चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस 11 चैप्टर के अंदर में डिस्कस किया था किस तरीके से कुछ मूवमेंट्स ने या कुछ स्वतंत्र स्ट्रगल्स ने हमको किस तरीके से इंडिपेंडेंस तक पहुँचाया, किस तरीके से हमने कितने लोगों की कुर्बानियाँ दी, कुछ भी किया हमने, कितने मूवमेंट्स आए, उन मूवमेंट्स का रीजंस क्या था, उनके पीछे जो विद्रोह किया गया था वो विद्रोह का रीजंस क्या थे, हमने उसको सबको डिस्कस किया। और अगर उसको डिस्कस ना भी किया हो तो उसमें जो पीडीएफ थी आपको, जो मैंने पीडीएफ को देता हूँ मैं आपको, उस पीडीएफ में आपको डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप उसको रीड आउट भी कर लो ना तो आपके मोस्ट ऑफली सारे के सारे पॉइंट्स आप क्लियर अपने दिमाग में ऑटोमेटिक कर लोगे। इस चैप्टर के हम लोग बात करने वाले हैं आपके मेनली कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर। अब आप बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन तो इनडायरेक्टली टॉपिक ऑफ द पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स का या फिर उसका पॉइंट हो गया। यस, एग्जैक्टली राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो आपका पॉइंट है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। बट एक चीज़ समझो कि पॉलिटिकल साइंस वो एक सब्जेक्ट है, सिविक्स एक सब्जेक्ट है। किस तरीके से क्या सिचुएशन या किस तरीके से देश चलेगा, किस तरीके से शहर चलेगा, किस तरीके से गांव चलेगा, किस तरीके से आपके आसपास का लॉ ऑर्डर चलेगा, किस तरीके से गवर्नमेंट में सीएम, पीएम, होम मिनिस्टर्स या फिर कह लो कि आपके गवर्नर्स वगैरह किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, ये सब कुछ दिया किसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स का अंदर दिया हुआ है। बट हर एक चीज़ का एक इतिहास होता है, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इतिहास है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे वीडियोस चाहिए ना तो 52 वीडियोस हैं मेरे। उन 52 वीडियोस के अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को हिस्ट्री से लेके आज के डेट का कोई भी जो लास्ट चेंज हुआ है वहाँ तक सारा का सारा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन 52 वीडियोस की पूरी एक सीरीज़ है उसके अंदर मैंने कर दिया है। आपको अगर वो वीडियोस भी देखने हो तो मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर आपको मैंने डिटेल में ऑलरेडी समझाया हुआ है। आज हम लोग कुछ और बातें करने वाले हैं जो कि आपकी मोस्ट ऑफली कवर धीरे उसमें भी हो जाएंगी। अगर उन वीडियो को नहीं देखना है तो आज यहाँ पर सुन लो, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह रह जाए तो उन वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है। ओके, हाँ, इंडिया के बाद फाइनल जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसको आपको पता ही है, ठीक है। याद रखना, हम लोगों ने, हम यहाँ पे मैं किसी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2 नेशंस में डिवाइड हुए। 2 नेशंस किस तरीके से डिवाइड हुए कि एक नेशन ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स के थे, राजा रजवाड़े थे, और एक ऐसा था कि जो नए फॉर्म्स में क्रिएट हो रहे थे। एक लार्ज नंबर ऑफ मोबिलाइजेशंस हो रहा था कि भाई लोग यहाँ से वहाँ अफरा तफरी बना मचा रहे थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएँ, क्योंकि आज़ादी इस तरीके से उनको मिली थी। लोगों के बीच में उत्साह तो बहुत था, पर हम लोग आगे इन फ्यूचर में क्या करना है हम उसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि हमारे पास उनका कोई प्लानिंग नहीं था हमारे पास। तो अब शुरू होता है आपका सब कुछ प्लानिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से रिटन डॉक्यूमेंट्स का इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? किसी भी गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उस गवर्नमेंट की, किस तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में डेवलपमेंट करेगी, और पब्लिक के राइट्स क्या है, सिटीजन ऑफ ड्यूटीज़ या फिर ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप क्या है, ये सब कुछ किस में मेंशन किया आपका, सारी चीज़ आपको मेंशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ए लार्ज पॉपुलेशन विद द डाइवर्सिटी। अब होता ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया जा रहा था तब उनको एक चीज़ का समझ में आया कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे 345 मिलियंस पीपल्स की आबादी थी हमारी, और उस टाइम पे अलग अलग धर्म थे, अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस को, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो अप ले रहे थे। तो इंडिया को एक यूनाइटेड नेशंस के अंदर लाना या फिर इंडिया को बोलना है कि एक यूनाइटेड नेशन या फिर इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है, उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो वो हो नहीं पा रहा था। आगे बात करते हैं कि उनकी शुरुआत किस तरीके से की गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जब क्रिएट करने वाले थे तो उस क्रिएट करने के लिए एक असेंबली को बनाया गया। उस असेंबली के अंदर इंडिया के अंदर सारे के सारे मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। कुछ मेंबर्स को हर एक स्टेट से बुलाया गया, और इसके जो मेंबर्स थे उन्होंने दिसंबर 1946 से अपनी मीटिंग की शुरुआत की, डिस्कशन किए, डिबेट्स किए, डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर इतने बातें की कि आप सोच नहीं सकते उतनी बातें की। अब एक बात याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन आपका सबसे बड़ा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? हैंड रिटन तो इंडिया का है। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए
कि सर इतना बड़ा डॉक्यूमेंट या फिर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखा किस तरीके से, हमने लिखा है। बट इसमें एक चीज़ है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जितने लोग भी आपको देखने को मिलेंगे ना, जितने लोग होंगे, जितने लोगों के बारे में आप आगे पढ़ोगे, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं वो एडवोकेट थे। और आपको पता ही है कि एडवोकेट हमेशा अपनी हर एक बात को डिटेल्स में लिखता है। इसलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन भी आज हमको जो पढ़ते हैं ना, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। तो 1946 से लेकर 1949 तक दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। उसके बाद उन लोगों ने बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट किया, बहुत चीज़ों को रिजेक्ट किया। अब मैं कुछ फीचर्स की बात करता हूँ कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज के लॉज को डिफाइन किया गया है कि भाई किस एज में इलेक्शन होना चाहिए, किस एज में कौन लोग वोट दे सकते हैं। ये सारा का सारा हमने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करके हमने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। दूसरी चीज़ बताई हमने कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि हर एक इंसान लॉ के हिसाब से हर एक इंसान इक्वल रहेगा, किसी के पास कोई पावर या फिर कोई स्पेशल पावर्स नहीं रहेगी। एग्जैक्टली अब यहाँ पे आप मेरी बात को यहाँ पे कट ऑफ कर सकते हो कि सर पीएम वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह या फिर सीएम वगैरह होते हैं, या फिर जो आपके एमएलएस होते हैं, या फिर जो आपके बड़े बड़े जो नेता वगैरह होते हैं, वो लोग तो बहुत कम जेल में जाते हैं, फिर उनके पास क्या ऐसी पावर्स क्या होती हैं। एग्जैक्टली तो बहुत चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको अलग से प्रोविजन दिए हुए हैं, बट वो पावर्स या फिर जो वो सत्ता होती है वो सिर्फ 5 साल के लिए होती है, कि वो 5 साल के बाद जैसे ही वो अपनी वो सीट को छोड़ता है या फिर उस सीट से हटता है, उस इंसान को डायरेक्ट अरेस्ट करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। क्लियर। आगे बात करते हैं कि और क्या क्या फीचर्स हैं। तो उसके अंदर एक और जो मोस्ट फीचर है ना, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि उन्होंने गरीब लोग या फिर बैकवर्ड जो ग्रुपिस थे उनको प्रिविलेज दी, उनके लिए एक अच्छे कानून लेके आए जिससे कि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। और सबसे बड़ा इशू था ना वो उस टाइम पे ये हो रहा था कि पावर शेयरिंग का इशू था, कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि वो अपनी सारी पावर्स अपने पास रखे और स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि उनकी सारी पावर्स उनके पास रहे। अब देखो सिंपल सी बात है, अब आपके घर के अंदर आपके पापा हो और आप हो। अब जो आपके पापा हैं वो हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट और आप हो गए स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। 2 इंसान अलग अलग हो, ठीक है। आप चाहते हो कि घर के कुछ डिसीजन आप लो और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपके पापा चाहते हैं कि सारे डिसीजन वो लेंगे और जो वो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर है, उसके बाद उस चीज़ को कोई नकार सकता नहीं है और कोई उसको हटा सकता नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ चीज़ों में तो हमको छूट ही देनी पड़ेगी, जैसे कि अगर मैं गोवा का प्लान बनाऊं तो आपको गोवा के प्लान के लिए मुझे अलाउड करना पड़ेगा। बस सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो बोलेगी नहीं बेटा कि गोवा ठीक प्लेस नहीं है, आपको वहाँ नहीं जाना, आपको उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों के अंदर लिस्ट क्रिएट की गई। उन लिस्ट के अंदर बहुत चीज़ों को डिवाइड किया गया। डिवाइड मतलब जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो एजुकेशन सेक्टर आपका रहेगा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। हेल्थ सेंटर हो गया या फिर हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होंगे, तो देखो ऐसे करके ना बहुत लंबी लिस्ट वगैरह हैं जिनको डिवाइड किया गया। कि स्टेट्स पुलिस होंगी तो वो स्टेट्स पुलिस के अंडर में रहेंगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस होगी, मतलब जो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपॉइंट करेगी, वो उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से हैंडल करेगी। जैसे कि स्टेट्स के अंदर होती है सीबीआई, तो सीबीआई इज वन ऑफ द बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वर्कआउट होती है। क्लियर। और स्टेट पुलिस के अंदर अलग टीम्स होती हैं, तो उनका जो वहीवट होगा वो स्टेट पुलिस करेगी। इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया। आगे बात करते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी सर। अब तो नेशनल लैंग्वेज के लिए किसी ने कंसिडर किया कि हमको हिंदू बनाना चाहिए, हिंदू मतलब हिंदी को हम लोगों को नेशनल लैंग्वेज क्रिएट करना चाहिए। बट जो नॉन हिंदू स्टेट्स थे उन्होंने इसका अपोज किया और उन्होंने अपने ओपिनियंस में कहा कि इस लैंग्वेज को करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि संस्कृत को हमको रखना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि देवनागरी लैंग्वेज को हमको ऐसे नेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप की नेशनल लैंग्वेजेस को अपोज किया गया। बट एट द फाइनल पॉइंट मैं आपको नहीं बोलूँगा कि कौन सी लैंग्वेज हमने एक्सेप्ट की है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अगर मैं किसी को बोलूँगा ना कि ये लैंग्वेज एक्सेप्ट की है, तो कल उठ के कोई इंसान आके उस चीज़ का विरोध कर सकता है, फिर कोई आके कमेंट में कुछ और गलत चीज़ें लिख सकता है। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखेंगे कि हम लोगों ने बहुत लैंग्वेजेस को, टोटल 22 लैंग्वेज को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। वो सारी की सारी लैंग्वेज आपकी हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि उन लैंग्वेजेस के अंदर ही आप कम्युनिकेशंस वगैरह सब कुछ आप लोग मोस्ट ऑफली कर पाओगे। ठीक है।
आगे बात करते हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर बी आर अम्बेडकर जी, वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कम्युनिटी जिसने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मार खा था, एक लोग जो हर्ट है, जो आपका पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हर्ट है ना, दिल है, उसको क्रिएट किया है आपको ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। और ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन थे आपके बी आर अम्बेडकर जी। और बी आर अम्बेडकर आपके कौन थे? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवोकेट थे, याद रखना। जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी में जितने चीज़ें लिखी हुई है ना, वो डिटेल्स में चीज़ें लिखी हुई हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं कि डिमांडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट्स। अब होता ये है कि भाई लोगों को लैंग्वेज में बोलने की गलती होगी, लैंग्वेज स्टेट्स, मतलब अब लोगों ने डिमांड्स कर दी कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन्स एंड द लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर हमको हमारा स्टेट दो। अब गुजरात वाले बोल रहे थे कि हमको गुजरात चाहिए, महाराष्ट्र वाले बोल रहे हम लोग मराठी, हमको मराठी चाहिए, हमको मराठ वाला स्टेट चाहिए। यूपी वाले बोल रहे हैं हमको, हम हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमको हमारी लैंग्वेज में हमको हमारा स्टेट चाहिए। राजस्थान बोल रहे हैं कि हम राजस्थानी बात है, हमको मारवाड़ी लोग हैं, हमको मारवाड़ी पूरा स्टेट चाहिए। तो ये अगर डिफ्रेंशिएट किया तो ऑलरेडी सरकार ने इस चक्कर के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को तो खो दिया है। अब आपको लगता है कि उस चीज़ के अगेंस्ट में वो लोग विद्रोह नहीं करेंगे, उसके चीज़ के अगेंस्ट में सरकार काम नहीं करेगी? सरकार ने काम किया और सरकार ने फिर साफ साफ मना कर दिया। बहुत सारे लैंग्वेज कमेटी बनी और बहुत ज़्यादा हमने डिवाइडेशन किया। अगर आप कभी अगर आपको मैं इन फ्यूचर बताऊँगा किस तरीके से कितनी कम्युनिटीज़ को क्रिएट किया गया, कितनी कम्युनिटीज़ को, जिस कम्युनिटीज़ का एक ही काम था कि उनको डिवाइडेशन करना था, कि ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, रिलीजियंस, कल्चर्स के ऊपर उनको डिवाइड करना था। बट उन लोगों का एक ही कंसर्न था कि अगर हमने डिवाइडेशन कर दिया, कल उठ के अगर उस पूरी पार्टी ने या उस पूरी कम्युनिटी एक साथ होगी और उन्होंने बोला कि हमको हमारे अलग से कंट्री चाहिए, तो समझ रहे हो? अगर हैदराबाद, मैं बोलता हूँ हैदराबाद छोड़ दो, मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र है, चलो, और महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे लोग अपनी एक स्पेशल टाइप की भाषा बोलते हैं और उसको हमने उस टाइप पे डिवाइड कर दिया, तो वो होगा क्या पता है कि वो कम्युनिटी अब जाके बोलेगी अब ये हमारा अलग से देश है और इस देश के अंदर हमारा शासन रहेगा और अब इस देश को हम लोग अलग कंसिडर करते हैं। तो अब होगा क्या कि अगर आपको गुजरात से या आसाम जाना हो और बीच में अगर वो स्टेट आ रहा है, तो अब तो स्टेट रहा नहीं, अब तो अलग से कंट्री बन चुका है वो साला, तो अब करोगे क्या? तो आपको वहाँ के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा क्योंकि आप उस कंट्री के ऊपर से जाने वाले हो, राइट। अब कंट्री के ऊपर से नहीं भी जा रहे हो, चलो छोड़ो, पर अगर बस में जा रहे हो, अगर उसमें जा रहे हो तो कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, जस्ट इमेजिन कर देखो एक बार, समझ रहे हो? तो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज के बेसिस के हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा साउथ के अंदर विद्रोह किया गया। जब आपके पुट्टी समरुल्ले मुल्ला थे ना, आपके श्री मुल्ला साहब, वो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे, वो एक इंसान थे, पुट्टी साहब थे आपके, और उस पुट्टी साहब ने ना जैसे वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे 58 डेज़ के बाद, कितने 58 डेज़ के बाद उनको हंगर स्ट्राइक करते करते हो चुके थे और वो लोग मर जाते हैं, मतलब स्वर्गवास प्राप्त हो जाते हैं। और उसके अगेंस्ट में विरोध बल्क में किया जाता है और एट लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा विद्रोह के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट बीच का रास्ता निकालती है। और वो रास्ता किस तरीके से निकालती है, इसके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, उसको एक बार ध्यान से रीड आउट कर लेना। एक फिर लेके आती है आपकी गवर्नमेंट प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट रीजन्स लेके आती है। अब 1950 के अंदर हम लोगों ने जिस इकोनॉमिक फॉर्म्स को रिफॉर्म किया या फिर हमने जिस इकोनॉमिक मॉडल को हमने एक्सेप्ट किया है ना, वो मिक्स इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स है। मतलब किसी भी कंट्री के अंदर हमेशा इकोनॉमी ना एक तरीके से बड़ी, एक तरीके से छोटी रहती है। मतलब जैसे कि चाइना है, उसके अंदर इंपोर्ट की क्षमता होगी ज़्यादा, बट जितना वो इंपोर्ट करता है उससे डबल वो एक्सपोर्ट करता है, सिंपल सी बात है। तो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी भी कुछ इस तरह के क्राइसिस से गुजर रही थी कि हमको पता तो था कि हमारे देश के अंदर क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, हमको कुछ चीज़ें पता भी नहीं थी कि कौन सी चीज़ें कहाँ बनती हैं, राइट। तो उनको दूसरे कंट्री से कनेक्ट करना, दूसरे कंट्री तक उन चीज़ों को पहुँचाना, किस तरीके से पॉसिबिलिटी है, क्या करना है, इन सब को हम लोगों ने इकोनॉमिक जोन के अंदर डाला और इकोनॉमिक्स मॉडल्स को हमने मिक्स मॉडल्स में कन्वर्ट किया कि हमको ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर हम लोग लंबे टाइम तक खेल सकते हैं, हम लोग नहीं खेल सकते हैं, राइट। हमको अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ में रखना पड़ेगा, हमको हमारे रिलीजन को साथ में रखना पड़ेगा, हमको हमारे कल्चर्स को साथ में रखना पड़ेगा। उन सब को कंसिडर करके हुए हमने एक मिक्स इकोनॉमिक्स को अप्लाई किया और इसके कारण आज देश की जीडीपी एक अलग लेवल पे खेल रही है। आगे बात करते हैं, आपको लास्ट पॉइंट उसके बात करते हैं जो कि आपका था सेकंड 5 ईयर प्लान। अब सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान था ना, वो आपका 1956 के अंदर प्लानिंग किया गया था। इसका फॉर्मूला था कि डेवलपमेंट ऑफ द हैवीली इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग ऑफ द ड्रैम्स।
सिंपल सी बात है, अब लोगों को बचाना, लोगों को क्रिएट करना, लोगों को वाटर सप्लाई देना, उनकी लिविंग की वेजेस तक उनको पहुंचना, लोगों के पास एक पैसा का कुछ पैसा पहुंचे कि लोग कुछ कर पाएँ, राइट। ये सब कुछ किसने ध्यान दिया गया था? तो 1956 के अंदर सरकार ने सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के रूप में सब कुछ लेके आए थे। तो ये आपका कुछ लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका क्लास 9th का पूरा सिलेबस, उसको भी हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे। इस बार देखा होगा आपने, अगर एक बार चीज़ देखी होगी ना, तो हमने इस बार 2-3 चीज़ों को कवर अप किया था कि इस बार हमने एक दिन के अंदर 3 चैप्टर को कवर किया। क्लियर। अभी हमारा सिविक्स बाकी है, जो आपका क्लास 8 का सिविक्स होता है, फिर पॉलिटिकल साइंस जो आपके स्कूल उसमें चलता होगा वो बाकी है। अभी हम लोग उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं, बट उसके अंदर भी हम लोग वही करेंगे, एक दिन के अंदर 3 लेक्चर्स को हम लोग करेंगे, जिससे कि आप ईजीली आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो जाए, समझो। मैं चाहूँ तो एक दिन में एक वीडियो डाल सकता हूँ। आपके स्कूल्स के अंदर भी आपके टीचर्स वगैरह होंगे, वो भी सिलेबस को धीरे धीरे ओवर करते हैं। मैं धीरे धीरे ओवर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ या मैं करना नहीं चाहता हूँ, जिससे कि अगर आपके पास एडवांस में कुछ नॉलेज हो तो आप एक अलग इमेज अपनी स्कूल के अंदर क्रिएट कर सकते हो। आप बच्चों से एक स्टेप आगे रह सकते हो, आप अपनी तैयारी के अंदर एक अलग लेवल पे मेहनत कर सकते हो। क्लियर। आगे बात करते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी सक्सेसफुली हुई थी, वो थी कि लोगों के पास इंडिपेंडेंस थी, इंडिपेंडेंस जूरी थी और लोग यूनिटी में रहना शुरू किए। आगे बात करते हैं फेलियर्स के बारे में। तो फेलियर्स कौन कौन से थे? तो फेलियर्स थे कि भाई जो रिच पीपल थे और पुअर्स पीपल थे, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन चुका था ओवर द ईयर ऑफ पीरियड्स। क्लियर। एक और चीज़ थी, जो दलित या फिर अनटचेबल लोग थे, उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन, उनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार किया गया और लोगों ने उस चीज़ को एक अलग लेवल पे ले गए। बट कहीं ना कहीं आज हम भी जानते हैं कि उसको ठीक ठाक करने के लिए अमेंडमेंट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा सुधारे हुए, और उन सुधारों के रूप में आज हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रीज़न से जो आपके लोअर बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो आपके नीचे जाति के लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो आगे जाके मेहनत करते हैं, वो अपने अपने समाज में अपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, जो उनको राइट्स दिए गए उन राइट्स का प्रॉपर्ली वो यूज़ कर पाते हैं। क्लियर। तो ये कुछ आपके सक्सेस और कुछ आपके इसके फेलियर्स थे। आगे बात तो कुछ ज़्यादा करनी है नहीं इस चैप्टर के बारे में, जितनी करनी थी मैंने उतनी आपको दिखा दिया, फिर उतनी हम लोगों ने कर ली। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।